नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात राहुल गांधी की। आज मोदी सरनेम मामले में मानहानि केस में सजा पर रोक लगाने की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने इनकार किया। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की अयोग्यता बरकरार रहेगी। तो कोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं। गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने केस किया था और इस मामले में एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई थी। आइए सुनते पूर्णेश मोदी को, याचिकाकर्ता का क्या कहना था। 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील, एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy. He is a great leader who has been fighting across the country to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block you from the parliament. I still feel that he will grow more stronger. Whatever they do, the people of this country will stand by him and we are with him. तो जो आज हाईकोर्ट का रुख रहा है उसके क्या मायने हैं, हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ जानकार पीडीटी आचार्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही हम समझना चाहेंगे, किसी भी सांसद के लिए जो आज ये फैसला आया है राहुल गांधी के लिए, कितना बड़ा झटका है या क्या मायने, आगे की राह कैसे? खैर, ये जो पहली बार इनका जो कन्विक्शन हुआ है सूरत का जो कोर्ट, तो उसके साथ ही इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी शुरू हुआ है। असल में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तो जो सेक्शन 8(3) के अंतर्गत जब कन्विक्शन होता है और उसके साथ सजा 2 साल या उससे ज्यादा सजा मिलती है तो उस हालत में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन उस सेक्शन में ये लिखा गया है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। ये नहीं कि वो ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड का मतलब है कोई इनको डिस्क्वालीफाई करेगा। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, आर्टिकल 103 में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्रश्न उठता है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में तो वो प्रेसिडेंट उस पर फैसला सुनाएंगे। प्रेसिडेंट फैसला सुनाने से पहले इलेक्शन कमीशन से सलाह मशविरा करके इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पर वो वही उनका डिसीजन होगा। ये 103 का सारांश यही है। राहुल गांधी के केस में ऐसी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए किसी ने उनको डिस्क्वालीफाई किया नहीं और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके कहा कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया है। ये हालत है। अब जो हाईकोर्ट ने इनकी जो याचिका है वो रद्द की है, मतलब कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कोर्ट ने। असल में इसमें समझने की बात यह है कि कुछ हाई कोर्ट्स हमारे देश में ने ये कहा था कि कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों पर स्टे होना चाहिए, तब जाके डिस्क्वालिफिकेशन स्टे हो जाएगा। कन्विक्शन और सेंटेंस ये 2 चीजें होती है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता के केस में कहा था कि जब सेंटेंस स्टे हो जाता है
तो कन्विक्शन को भी स्टे किया गया माना जाना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन इन मामलों में लिया नहीं है, इसलिए वो चीज ओपन है। लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है कि जब इनका सेंटेंस स्टे हो गया, क्योंकि यहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेंटेंस से। मान लीजिए 2 साल से कम सजा इनको मिलता है, तब तो डिस्क्वालिफिकेशन होता ही नहीं है। तो 2 साल सेंटेंस जो है, सजा 2 साल और उससे ऊपर, उस हालत में डिस्क्वालिफिकेशन होता है। इसका मतलब है उससे कम है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये बात तो लॉजिकल है। आप अहम बात बता रहे हैं कि एक तरह से प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया है। बहुत बड़ी बात सर जो आप ये समय में बता रहे हैं कि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। तो अब क्या माना जाए, जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, वो राहत दे सकता है, एकमात्र राहत का जरिया है इस मामले में राहुल गांधी के लिए? खैर, अपील तो करेंगे ही। तो फाइनल कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले में, किसी भी मामले में। तो वो तो अपील तो फाइल करेंगे ही, और सुप्रीम कोर्ट को नेचुरली उसके ऊपर फैसला देना पड़ेगा। तब जाके मालूम होगा कि वो किस पोजीशन में है, कहां बड़े हाउस में आएगा वापस, या उनका डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा, या वो मतलब ये सारी चीजें तब क्लियर होगा। तो हाईकोर्ट ने तो खारिज कर दिया। जी, जैसे आपने बताया कि एक तरह से प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया इस पूरे मामले में, तो उसका भी क्या कुछ असर होगा? उस पे भी कोई राह निकलती है क्या? खैर, उससे कोई राह निकलती नहीं है, क्योंकि वो एक ओपिनियन मैंने जाहिर किया है। जी। अब ये भी कि कब तक इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में, अगर मार्च के अंत में सजा सुनाई गई, 6 महीने में इलेक्शंस होने होते हैं, उस लिहाज से आप क्या स्थिति देखते हैं? क्या स्थिति बनती है राहुल गांधी के लिए या वायनाड के लिए इस समय? देखिए, जहां तक बाई इलेक्शन का सवाल है, वो बाई इलेक्शन 6 महीने के अंदर करवानी होती है, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसमें यह भी प्रोविजन है कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 1 साल से कम है। बाकी अभी 1 साल से कम है, तो बाई इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं। ये दोनों चीजें हैं। ये भी आप बहुत अहम बात बता रहे हैं सर। फिर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा था कि एक तरफ अगर सपोज चुनाव आयोग आज की स्थिति को देखते हुए कुछ चुनाव की बात भी करता है और ये राहुल गांधी की स्थिति रहती है, तो भी क्या एक स्थिति बन सकती है कि 2 सांसद हो जाएं वहां से? या ये 2 साल से सुना नहीं है मैंने ठीक से। मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे, क्या वहां पर ऐसा हो सकता है, परिस्थिति बन सकती है कि जल्द चुनाव हो जाएं और राहुल गांधी को भी कुछ राहत मिले? नहीं, जल्दी चुनाव, देखिए जल्दी चुनाव तब होगा जब इसका फैसला, तो खैर जैसे मैंने कहा कि जल्दी चुनाव तो होने की संभावना हमको दिखती नहीं, क्योंकि अभी तो 1 साल से कम टाइम है, 10 महीने शायद बाकी है, और 10 महीने में तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसमें 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में तो लिखा हुआ है, 151A उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसलिए तो इलेक्शन की संभावना कम दिखाई देती है बाई इलेक्शन। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा केस, उस पर सुप्रीम कोर्ट वो तो हियरिंग करेंगे और उसके बाद वो फैसला देंगे। बहुत यही है इश्यू, तो यही है कि इनके कन्विक्शन स्टे करना है कि नहीं, इतनी है इश्यू। बाकी इनका जो केस है डेफमेशन का, सेक्शन 399 के अंदर जो डेफमेशन है, वो केस तो वहीं पर चलेगा, उसका ट्रायल तो वहीं चलेगा। अभी तो इश्यू बस इतना ही है कि इनका कन्विक्शन स्टे करना है कि नहीं, यही है। बिल्कुल सर, आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत अहम बातें कही हैं। इस पूरे मामले में समझने में कुछ और आसानी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद पीडीटी आचार्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या प्रोसेसेस को फॉलो किया गया, पीडीटी आचार्य की अपनी ओपिनियन थी। ज़रूर ये देखिए, ये बाद में आगे भी इंटरव्यू आप देखिएगा।
बहरहाल इस मामले में आगे बढ़ते हैं, देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बीजेपी खेमे से खबर आ रही है, बहुत अहम खबर आ रही है। चुनावों की तैयारियां बीजेपी कर रही है। चुनावी राज्यों में बीजेपी के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल और हरियाणा के नेता कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सह प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्रीय महासचिव सुनील बंसल सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये नए प्रभारी बनाए गए हैं। पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है हमेशा की तरह। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, ये जो नए प्रभारी बनाए गए, एक तरफ से चुनाव की तैयारी, लेकिन ये कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी इसमें हैं। कैसे समझे इन नियुक्तियों को? जी देखिए, ये 4 केंद्रीय मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आप देखिए, राजस्थान में चूंकि बहुत अहम राजस्थान का चुनाव है, तो वहां पर प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया और उनके साथ में नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो कि बहुत अहमियत रखता है बीजेपी के लिए, तो यहाँ पर भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जो कि दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, इनको भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और ये बहुत दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था, क्योंकि इनसे लगातार जो है वो विचार विमर्श, जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की थी। इनसे मुलाकात करने के बाद में संगठन में कैसे मजबूत किया जाए और ज़्यादा कैसे चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया जाए, इन सारे बातों पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई थी। तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनके चुनाव प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। और 6 और 7 कल भी हमने देखा था कि गुवाहाटी में प्रभारियों की बैठक थी पूर्वी क्षेत्र के। आज भी हमने देखा कि इसी बीजेपी के ऑफिस में लगातार पिछले 6 घंटे से मीटिंग चल रही थी, अभी ख़त्म हुई है। और इसमें उत्तरी क्षेत्र के जो मीटिंग है, मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो महामंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो लगातार बीजेपी के अंदर विचार मंथन चल रहा है और अभी भी कुछ राज्यों के संगठनों में फेरबदल की चर्चा है। आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कुछ कैबिनेट मंत्रियों को और जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से, जो खास तौर पर आज जिन 4 राज्यों के प्रभारियों को नियुक्त किया गया, यहाँ पर चुनाव हैं, तो इसी के चलते जो है वो लगातार बीजेपी में मंथन चल रहा है कि कैसे 9 साल जो पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, उसकी नीतियों को कैसे लोगों के बीच में ले जाया जाए, कैसे चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया जाए। आज जब उत्तरी क्षेत्र की बैठक है, तो राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगातार विचार मंथन चल रहा है। अभी 9 तारीख को, कल भी एक बैठक थी, लेकिन उसको जो है वो फिलहाल टाल दिया गया है और 9 तारीख को जो दक्षिणी क्षेत्र है उसकी बैठक हैदराबाद में होगी। तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में हार के बाद से ही ये लग रहा था कि बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी को पता चला कि कई सारी जगहों पर संगठन में कुछ कमजोरी रह गई थी और उसके वजह से वो चुनाव में पीछे रह गए थे, तो उनसे सबक लेकर अब जो है वो जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर मजबूती के साथ में बीजेपी ने संदेश दिया है कि जो नेता हैं वो जुटें। और इसी के मद्देनज़र जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जो है वो चुनाव का प्रभार सौंपा गया है। अब देखना है इसके क्या नतीजे होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर लगातार अभी कल भी जो है वो इसी दिल्ली में जेपी नड्डा खुद जो है वो महामंत्रियों की भी कल बैठक करेंगे। तो लगातार जो है वो निधि बैठकों का सिलसिला चल रहा है। हमने इससे पहले भी देखा था कि जी किशन रेड्डी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं थे, उनको जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तेलंगाना का।
4 राज्यों के जो है वो पहले भी प्रभारी चेंज किए गए हैं, तो आज भी 4 राज्यों के प्रभारी जो चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, तो ये एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में भी कुछ राज्यों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती है और पूरी दमखम के साथ ये तैयारी बीजेपी की शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीश इस जानकारी के लिए। और देश की बात में आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला पहलवानों से जुड़ी हुई। 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है। बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़कियों से छेड़छाड़ और चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक दलित था, दूसरा पिछड़ी जाति से थे। उन्हें जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। तो मामला 30 जून का है और 3 जुलाई को पीड़ित के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिवपुरी के वरखाड़ी गांव में आरिफ अजमत, शहीद इस्लाम वकील आरिफ और रहीशा खान ने 2 युवकों को घेरा, पीटा, चप्पलों की माला पहनाई, कथित तौर पर मल खिलाने की कोशिश की। पीड़ितों पर आरोप था गांव में लड़कियों से छेड़खानी का, लेकिन पुलिस का कहना है जांच में आरोप बेबुनियाद निकला। छेड़छाड़ की बात जो है ये बात मीडिया में आई है, जो आई है, बट वो उसके कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो जिस लड़की छेड़छाड़ होता है वो वहाँ पे है ही नहीं, उसका पोजीशन दूसरी जगह है, अलग लोकेशन था। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला संपत्ति और अवैध अतिक्रमण से जुड़ा था, जिसे छेड़छाड़ की कोशिश के तौर पर पेश किया गया और पीड़ितों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस भी अब आमने सामने है। तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है, और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग, और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके, तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अपना ध्यान कांग्रेस और दीपिका पादुकोण की बिकनी से हटाइए। शिवपुरी की जहां तक घटना का ताल्लुक है, उसमें आप कांग्रेस का नाम जोड़ रहे हैं। मेहरबानी करके यदि आपके पास नाम है तो सार्वजनिक कीजिए। उस पर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की कांग्रेस के लीडर पर? सिर्फ झूठ बोलकर आप कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बात रखी तो शिवपुरी में पुलिस, वन विभाग, राजस्व की टीमों ने मल खिलाने के आरोपियों के यहां एक साथ कार्रवाई की। उनके मकानों को जेसीबी की मदद से ढा दिया गया। वन विभाग ने दावा किया कि 3000 हेक्टेयर जमीन को भी उसने मुक्त करा लिया, जिस पर आरोपी खेती कर रहे थे। शिवपुरी से अतुल गौर के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब हम ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे पर एक अहम जानकारी दे रहे हैं। रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, इस पूरे मामले में सिग्नल्स की बात हो रही थी, अब ये रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, बताइए अब क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए, 3 आरोपी हैं और तीनों रेलवे कर्मचारी हैं, जिसमें जो पहला नाम है वो अरुण कुमार महंता का है, जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। दूसरा नाम जो है मोहम्मद आमिर खान का है, ये भी सेक्शन इंजीनियर हैं। और तीसरा नाम पप्पू कुमार का है, ये टेक्नीशियन हैं। ये 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और सीबीआई ने इनको आईपीसी 201 यानी सबूत मिटाने और आईपीसी 304 यानी गैर इरादतन हत्या के आरोप में अरेस्ट किया है। सीबीआई का कहना यह है कि
इनको मालूम था कि ऐसी गलती करने से लोगों की जान जा सकती है। ये जानते हुए भी इन लोगों ने गलती की, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 270 से ज्यादा लोग मारे गए। तो सीबीआई ने अपने जो अरेस्टिंग की है और जो उनकी एफआईआर है उसके मुताबिक, जो अब तक की जांच हुई है उसके मुताबिक सीबीआई का कहना यह है कि जानते हुए इन लोगों ने गलती की और इसीलिए इन पर सेक्शन 304 यानी गैर इरादतन हत्या लगाया गया है। हालांकि इसमें सजा जो है बहुत ज्यादा नहीं है, 5 साल से कम सजा है, लेकिन फिलहाल ये 3 कर्मचारी जिसमें 2 इंजीनियर हैं और एक टेक्नीशियन है उसको अरेस्ट किया गया है। और जैसा कि रेलवे की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि सिग्नलिंग को लेकर गलती हुई और वहीं से ये पूरा हादसा हुआ। तो सीबीआई भी अपनी जांच में ये बात कह रही है। हालांकि अभी पूरा जो डिटेल है वो चार्जशीट में आएगा, लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर करीब 1 महीने की जांच के बाद 3 आरोपी अरेस्ट किए हैं, जिसमें 2 इंजीनियर हैं और एक टेक्नीशियन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए। तो बता रहे थे किस तरह से बालासोर ट्रेन हादसे में 2 इंजीनियर्स और 1 टेक्नीशियन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जानबूझकर गलती करने का इन पर आरोप है और जानकारियां आगे आती रहेंगी, बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं देश की बात। आज और कल प्रधानमंत्री मोदी 4 राज्यों के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में आज वो पहले छत्तीसगढ़ और फिर गोरखपुर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे पहले वो गीता प्रेस शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद वो वाराणसी भी गए। इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। रायपुर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। रायपुर में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। और इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के गंगा जी के झूठी कसम खाने वाले बयान को लेकर उन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। आप आए तो फिर से झूठ की बयार बहने लगी मोदी जी। उन्होंने लिखा है, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने गंगा जल की कसम 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी के लिए खाई थी और 2 घंटों के भीतर कर्ज माफ हो गया था। अब छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, आप भी नहीं। देश की बात अब त्रिपुरा की। त्रिपुरा विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। 5 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड करने के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बाद में विधायकों का निलंबन वापस लिया गया, लेकिन विपक्ष ने उसके बावजूद वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता विधायक देवनाथ पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उन पर आरोप था कि वो विधानसभा में आपत्तिजनक वीडियो देख रहे थे।
यह हंगामा 40 मिनट तक चलता रहा। स्पीकर ने आसन के पास आकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की। सदन में धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। सस्पेंड किए गए 5 विधायकों में कांग्रेस, सीपीएम और टीएमपी के विधायक शामिल हैं। बाद में इनका निलंबन वापस लिया गया। बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से मौसम खराब हो गया है। कई जगह पर चट्टानें खिसकने से लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है। चमोली में कनोल का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन कुछ लोग खतरा मोल लेकर नदियां पार करने से नहीं हिचक रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।